दूसरे दिन मामा और चाचा जी चले भी गए। दादा और बाबा तो घर के ही हैं, पर पप्पा फिर भी नहीं उतरे। उस रात अम्मा को सोने के लिए ऊपर भेजा। वह सवेरे फिर उठकर आई तो बोली, माँ जी, मुन्नू को आप गांव लेती जाइए, वहां के स्कूल में डाल दीजिए। यहाँ तो अब उसकी फीस जुटाना भी भारी पड़ेगा। आशा का तो इस साल फाइनल है, वरना उसे भी उमेश भैया के पास भेज देती। नीचे का घर अब खाली कर देंगे। फिर और पता नहीं क्या क्या बात हुई दोनों में, और फिर दोनों खूब रोई। मैं किसी को भी रोता देखती तो बिना कारण जाने ही रोने लगती। फिर उस समय तो रोने का बहुत बड़ा कारण भी था। मुन्नू चला जाएगा, कैसे रहेगा यह गांव में? वहां का स्कूल भी कोई स्कूल है? यहाँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा। पापा वैसे चाहे सारे दिन चुपचाप पड़े रहें, पर इस मामले में वह चुप कभी नहीं रहेंगे। पर पापा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पापा ने साथ बैठकर ही ये सब तय किया था। रो धोकर मुन्नू भी चला गया। हाँ, जाते समय पापा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास ही खड़ी रही थी। पापा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आंसू पहुंच दूं, उनके दुख को दूर करने के लिए नहीं, पापा का प्यार पाने के लिए। मुन्नू दूर जाकर पापा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहूंगी। पर पापा छोड़ने नीचे नहीं आए। वो स्टेशन भी नहीं गया। जाता ही कौन? अम्मा अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती तो लौटती कैसे? कोई महीने भर बाद फिर हमारा घर रह गया था। उसमें से मुन्नू भी चला गया था। मुन्नू ही क्यों, सप्ताह बीतते न बीतते सारा सामान भी चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया। पकाना, खाना और सोना बरसाती में। पास की छोटी सी कोठरी साफ करके मुझे पढ़ने के लिए मिली। पापा अब कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले पापा बिल्कुल नहीं रह गए थे। बस सारे दिन चुपचाप लेटे रहते या कुछ पढ़ते रहते। कभी कभी गोदी में तकिया रखकर कुछ लिखते। मेरा बड़ा मन होता था कि देखूं वे क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत न हुई। कितना ही बार पढ़ा था कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। हंसते हंसते जो सारे दुखों को झेल जाए, वही सच्चा पुरुष है, मेरा मन होता। पापा को ये बात समझाऊं, पर क्या पापा ये सब नहीं जानते? फिर इस तरह मुंह छिपाकर तो वह पड़ा रहे जिसने सचमुच चोरी की हो। पापा को तो बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इस तरह रहकर तो वे सबके बीच अपने को अपराधी ही साबित कर रहे हैं। पर उन्हें कैसे समझाती? अपनी कोठरी में कोई और कष्ट नहीं था, पर भयंकर गर्मी के दिन और पंखा नहीं। रात तो जैसे तैसे छत पर कट जाती, पर दोपहर में तो छत पर बने ही कमरे भट्टी की तरह जलते थे। छुट्टियों के दिन बिताए नहीं बीत रहे थे। अपनी किसी सहेली के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती थी। पड़ोस तक में जाना छोड़ रखा था। दुख में कोई साथी नहीं होता। बस एक गांठ बांध रखी थी कि जब तक ये बुरे ग्रह टल नहीं जाते, तब तक सभी कुछ चुपचाप सहन करना है। जुलाई में बाबा की चिट्ठी आई। मुन्नू को 6वीं में भर्ती करवा दिया है और वह खुश है। हम सब ने भी मान लिया था कि वह खुश ही होगा। ऐसा मान लेने में ही हम सबको खुशी थी। साथ ही बाबा ने यह भी लिखा था कि शाम को उन्होंने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू कर दिया है। 25 रुपए मिलेंगे, जिन्हें वह पप्पा के पास भेज देंगे। 50 रुपए उमेश चाचा जी भेजेंगे मेरे सामने। बाबा का बूढ़ा शरीर, झुकी कमर, धुंध भरी आंखें घूम गई। इस बुढ़ापे में अब फिर से नौकरी करेंगे। अम्मा ने बताया कि इन 75 रुपए में ही उन्हें घर चलाना है। मैंने स्कूल की बस छोड़ दी। 3 मील पैदल ही जाती थी। धूप हो या बारिश, चेहरे पर शिकन नहीं लाती थी। कभी कभी सोचती, पापा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने हुए। इतने दिनों में आखिर कितना खर्च हुआ कि बैंक का सारा रुपया निकल गया। अम्मा के सारे गहने बिक गए, और भी पता नहीं क्या क्या चला गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचती, इससे तो पापा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। कम से कम मुन्नू को तो अपने पास रख सकते, और एक पंखा भी रख लेते। इस समय में तो चमड़ी जैसे उबली जाती हैं। ईमानदारी करके ही कौन बड़ा सुख मिल रहा है। अम्मा को पता नहीं क्या हो गया था कि भीतर ही भीतर सूखती जा रही थी। कहाँ तो कुछ नहीं करती थी, और कहाँ अब सारा काम हाथ से करने लगी। पप्पा भी उनकी मदद करते थे। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उन दिनों अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे जरा सी बात पर पीट दिया था।
अपनी याद में पहली बार मार खाई थी, और वह भी इस उम्र में। शरीर से ज्यादा मन आहत हुआ। चोट से ज्यादा इस बात का दुख था कि पापा बैठे देखते रहे पर कुछ कहा नहीं। न अम्मा को मना किया, न मुझे ही प्यार किया। अपनी कोठरी में बैठकर मैं घंटों रोई थी। भगवान सब दुख दो, पर मेरे पापा को पहले जैसा कर दो। वह पहले की तरह ही काम करेंगे तो मैं सब कुछ सह लूंगी। सुनवाई की पहली तारीख ही 6 महीने बाद की पड़ी थी। कांत मामा ने कोशिश तो बहुत की थी कि जल्दी जल्दी सारी सुनवाई हो जाए और फैसला हो जाए, पर कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता है। वकीलों का सारा खर्च मामा ही कर रहे हैं। जरूर मामी से छिपाकर कर रहे होंगे, वरना वह तो एक पैसा भी खर्च न करने दे। पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी। सर्दी से ठिठुरते हुए जब हमने ये खबर सुनी थी, तो गर्मी की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई थी। घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, खासकर अम्मा की। मुझे तभी लगता था कि कोई ऐसी बीमारी इन्हें लग गई है जो भीतर ही भीतर इन्हें खाई जा रही है। हाइजीन में रोग और उसके लक्षण बढ़ रखे थे, और मुझे अम्मा के सारे लक्षण राजयक्ष्मा के से लगते। सर्दी में वह जो ठंड खा गई थी, तो 4 महीने तक खांसती ही रही। बाबा की चिट्ठी आई, बड़ी बेबसी में उन्होंने लिखा था। हिसाब में कुछ ऐसी भूलें हुई कि वह काम चला गया। अब तो 50 रुपए की पेंशन में से किसी तरह 15 रुपया ही भेज सकूंगा। हिम्मत रखना बेटा, बुरे दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं, पर ये दिन फिरेंगे जरूर। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीखें जल्दी मिलती ही नहीं थी। पप्पा को छूटे साल हो गया था, और अभी भी 2 सुनवाई और बाकी थी। इतने इतने दिनों बाद ही यदि सुनवाई हुई तो 1 साल और लग जाएगी। मेरा मन कांप कांप जाता था। लगता था अब ऐसे दिन नहीं काटे जाते। मुन्नू गांव में, पप्पा बरसाती में, मैं कोठरी में और अम्मा खाट पर। कैसे मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था मैं ही जानती हूँ। फिर भी सेकंड डिवीजन पास हो गई। कोई खुशी मनाने वाला नहीं था। सबके मन ऐसे मर चुके थे कि न किसी बात की खुशी होती थी, न रंज।